हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जो भी एग्जाम्स आपके आने वाले हैं या जिन भी एग्जाम्स को आप टारगेट कर रहे हो उन सभी के लिए आप प्रिपेयर भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग सेशन ऑफ एडिटोरियल इंसाइट। आज भी हम काफ़ी सारी वोकेबलरी की वर्ड्स है हम सीखेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है वो भी सीखेंगे हम, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, साथ में आर्टिकल को रीड करेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे और उन पे बेस्ड जो आरसी के क्वेश्चन है वो भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम वोकैब से स्टार्ट करेंगे और जो पहला हमारा वर्ड है वो है पैराडिग्म। ठीक है, अब पैराडिग्म क्या होता है? इट इज अ मॉडल ऑफ समथिंग और अ वेरी क्लियर एंड टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। किसी चीज का एक काफी जो टिपिकल यूजुअल एग्जाम्पल होता है या मॉडल होता है कि कोई भी चीज है, कोई कॉन्सेप्ट वो किस तरह का दिख सकता है, कोई पर्सन है वो कैसा हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट है वो उसको कैसा यूजुअली वो कैसा होता है। तो उस एग्जाम्पल को, उस मॉडल को हम पैराडिग्म कहते हैं। ठीक है, नाउन है क्योंकि मॉडल की बात कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, मॉडल होता है, ये एग्जाम्पल होता है, और मॉडल एंड एग्जाम्पल दोनों ही नाउन होते हैं, तो पैराडिग्म भी नाउन होता है। सिनोनिम्स आर्कटाइप, पैरागॉन, ये दोनों ही क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स को कहते हैं, एग्जाम्पल्स और मॉडल्स। ठीक है, किसी भी चीज का एक टिपिकल परफेक्ट यूजुअल एग्जाम्पल या मॉडल हमारा पैराडिग्म, आर्कटाइप या पैरागॉन कहलाता है। एंटोनिम्स क्या है इसके? एंटीथेसिस मतलब क्या होता है? ऑपोजिट, किसी चीज का ऑपोजिट। ठीक है, बिल्कुल ही ऑपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उसको हम एंटीथेसिस या फिर एंटीपोड कहते हैं। इसका भी मतलब यही होता है, ऑपोजिट। सेकंड है फ्लडी, ये भी एक नाउन है। फ्लडी क्या होता है? अ सडन शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटी, एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट। मतलब एक छोटा सा पीरियड होता है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटी हो जाती है। एक छोटा सा एक मिनट्स है या डेज है, काफी रिलेटिवली स्मॉल है, बट उस पीरियड ऑफ टाइम में काफी ढेर सारी एक्टिविटीज हो रही है और ढेर सारी एक्साइटमेंट है, इंटरेस्ट की चीजें हो रही है, तो उसको हम कहते हैं फ्लडी। सिनोनिम्स बर्स्ट, बाउट। एंटोनिम्स होता है ट्रिकल। ट्रिकल मतलब ऐसा कोई सिचुएशन जहाँ पे चीजें बहुत स्लोली हो रही है या बहुत देर देर पे आ रही है। देखो फ्लडी में क्या होता है, उस पीरियड में काफी सारी चीजें एक साथ आ रही होती है या काफी जल्दी जल्दी आ रही होती है, काफी स्पीड में। ठीक है, बर्स्ट एंड बाउट भी वही होता है। ट्रिकल में क्या होता है, जैसे ट्रिकल क्या होता है, जैसे पानी कैसे होता है, बहुत धीमे धीमे टपकता है। ठीक है, एक टपका, फिर काफी टाइम बाद दूसरा टपका, तो वैसे ही उसको भी ट्रिकल कहते हैं, इसको भी ट्रिकल कहते हैं। ऐसा कोई एक्टिविटी जो बहुत, ऐसा कोई टाइम पीरियड जहाँ पे एक्टिविटी बहुत धीरे धीरे, बहुत देर देर पे हो रही है। पॉसिटी इसका मतलब होता है लैक, एक्टिविटी हो ही नहीं रही है। दर्थ है, ठीक है, स्कार्सिटी है। तो ये दोनों वर्ड्स इसके एंटोनिम है। सीजलेस एडजेक्टिव है, मतलब ऐसी कोई चीज जिसका एंड ही ना हो, जो खत्म ही ना हो, चलती रहे फॉर इन्फिनिट पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम कहते हैं सीजलेस। नॉट स्टॉपिंग, सीमिंग टू हैव नो एंड, जिसका एंड ही ना हो। सिनोनिम्स परपेचुअल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इटर्नल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। दोनों का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जो एवरलास्टिंग हो, जो चलती ही रहे, चलती ही रहे, रुके ही ना। एंटोनिम्स क्या होगा? एफिमेरल, मतलब ऐसी कोई चीज जो बहुत कम समय के लिए हो। ठीक है, फ्लीटिंग जो बहुत कम समय के लिए, टेम्पररी हो, बहुत कम समय के लिए हो या ठहरे, उसको हम कहते हैं एफिमेरल या फ्लीटिंग। और ये दोनों वर्ड्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, स्विंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। स्विंग मतलब स्वे करना, स्वे करना मतलब उस तरफ है उसको इस तरफ अपने तरफ ले आना, मतलब कि परसुएड करना किसी को कि वो कुछ बिलीव कर ले, किसी चीज को आपकी बात मान ले, या आप जो चाहते हो वो कर दे, तो उसको हम कहते हैं स्वे करना। यानी परसुएड करना, इनकरेज करना, मोटिवेट करना कि आप जो चाहते हो वो चीज वो कर ले, या आप उससे जो बात मनवाना चाहते हो वो बात वो मान ले। एंटोनिम्स डेटरिंग, डेटर करना मतलब उसको डिस्करेज करना, इनहिबिट करना। क्या होता है इसका मतलब? डिस्करेज करना, इनहिबिट करना। ठीक है, डेटर करना मतलब कि रोकना उसे उस काम को करने से या किसी काम को ना होने देना। ठीक है, डिसुएड करना। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड इसके एंटोनिम्स। क्रिटिकल, ये भी एडजेक्टिव है, मतलब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत जरूरी है, क्रूशियल है, वाइटल है, एसेंशियल है, पैरामाउंट है। ठीक है, एसेंशियल है, वाइटल है,
क्रूशियल है, पैरामाउंट है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल। एंटोनिम्स ट्रिवियल है, ट्रिफलिंग है, इनसिग्निफिकेंट है, इनकॉन्सिक्वेंशियल है, मतलब कि जिसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। 6 है आपका क्रेडेंशियल्स, नाउन है। अब क्रेडेंशियल्स क्या होता है? किसी की क्वालिटीज, ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस जो ये बताती है कि वो पर्सन सूटेबल है किसी रोल के लिए, या वो पर्सन इस काम को अच्छी तरह से कर सकता है क्योंकि उसके पास वो क्वालिटीज है जो उस काम के लिए, उस रोल के लिए चाहिए, वो ट्रेनिंग है, वो एक्सपीरियंस है। क्वालिफिकेशन सिनोनिम है एप्टीट्यूड। क्वालिफिकेशन क्या होता है? क्रेडेंशियल्स ही होते हैं जो ये बताते हैं कि वो पर्सन किस किस चीज़ों में स्किल्ड है, कितना स्किल्ड है, कितना एक्सपीरियंस है उसे। एप्टीट्यूड क्या होता है? टैलेंट, स्किल होता है आपका, नेचुरल टैलेंट, नेचुरल स्किल किसी चीज़ को करने का, जो लोगों को ये बताता है कि आप उस चीज़ को करने के लायक हो और कितनी अच्छी तरह से आप उसको कर लोगे। एंटोनिम्स इनकॉम्पिटेंस, आप लायक ही नहीं हो। इनकॉम्पिटेंस क्या होता है? कि आप लायक नहीं हो, कि आप वो चीज़ नहीं कर सकते। इनएबिलिटी, वो एबिलिटी ही नहीं है करने की। 7 इज पिक्यूनरी, एडजेक्टिव है, मतलब रिलेटेड टू या कनेक्टेड टू मनी, मतलब पैसे से रिलेटेड हो, पैसे से कनेक्टेड कोई बात हो, कोई चीज हो, उसको हम पिक्यूनरी कहते हैं। उसको मॉनेटरी भी कहते हैं, इकोनॉमिक भी कहते हैं। एंटोनिम्स नॉन फाइनेंशियल, जो फाइनेंसेस से रिलेटेड ना हो। फाइनेंसेस क्या होता है? मनी को कहते हैं, जो फाइनेंसेस से रिलेटेड ना हो। नॉन कमर्शियल, अब कमर्शियल भी क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू कॉमर्स, मीन्स सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स, मीन्स मनी। तो जो नॉन कमर्शियल है वो मनी से कनेक्टेड है ही नहीं। 8 इज क्रिटिक, क्रिटिक भी नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका सिंपल मतलब होता है क्रिटिसिज्म, किसी की बुराई करना। किस वे में? ठीक है, रिटन वे में। ठीक है, आपने कुछ लिख दिया, ठीक है, क्रिटिसाइज करते हुए, उसको क्रिटिक कहते हैं। डिनंशिएशन भी ये होता है, पब्लिकली क्रिटिसाइज करना, उस एक्ट को, किसी को पब्लिकली क्रिटिसिज्म मिल रहा है, किसी को पब्लिकली क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं डिनंसिएशन। सेंस्योर भी कहते हैं उसे, पब्लिक डिसअप्रूवल, पब्लिक क्रिटिसिज्म। एंटोनिम्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करना, प्रेज करना, ठीक है, एडमायर करना, एडमिरेशन, फ्लैटरी कह सकते हो इसको, ठीक है, प्रेज कह सकते हो। देखो, फ्लैटरी क्या होता है? प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, एडमिरेशन, ये तीनों चीज पॉजिटिव टोन की है, मतलब बताती है प्रेज किसी का हो रहा है, किसी के बारे में अच्छी चीजें बोली जा रही है। ठीक। फ्लैटरी क्या होता है? फ्लैटरी मतलब चमचागिरी, चापलूसी, मतलब आप अच्छी चीजें बोल रहे हो बट आप, जरूरी नहीं है कि वो पर्सन उतना अच्छा हो, बिकॉज यू हैव सेल्फिश रीजन टू डू सो। आप कुछ, आपके अंदर या किसी पर्सन के अंदर कोई सेल्फिश चीज है जो वो अचीव करना चाहता है, ठीक है, उसलिए आप उसको बढ़ा चढ़ा के प्रेज कर रहे हो, सिंसियर वे में नहीं कर रहे हो। तो फ्लैटरी इनसिंसियर प्रेज होता है। क्या होता है? इनसिंसियर प्रेज, ठीक है। बाकी प्रेज, एडमिरेशन, कॉम्प्लीमेंट, ये आपका सिंसियर होता है। एलेज्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एंड एज यू नो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह भी फंक्शन करती है, तो एलेज्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, मतलब ऐसी कोई चीज जिसको, जो कही गई है, ठीक है, बट प्रूफ नहीं की गई है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, बस उसको कहा गया कि ऐसा हो सकता है, वो एलेज्ड होता है। वो सपोजेड होता है, परपर्टेड होता है। एंटोनिम क्या होगा? जिसको प्रूफ कर दिया गया है, जो सर्टेन है, जो डेफिनेट है, ठीक है, जो चेंज नहीं हो सकता बिकॉज इट्स ऑलरेडी बीन प्रूवन। 10 सीड्स वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, जो हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं। तो सीड का मतलब क्या होता है? गिव अप कर देना, दे देना, छोड़ देना, त्याग कर देना, रिलिंक्विश कर देना, यील्ड कर देना, ठीक है। एंटोनिम क्या होता है? नहीं देना, डिफेंड करना उसको, रिटेन करना, अपने पास ही रखना, ठीक है। 11 फॉर्ज, ये भी वर्ब है। फॉर्ज मतलब क्या होता है? किसी चीज को बनाना, टू क्रिएट और टू प्रोड्यूस, टू मैन्युफैक्चर समथिंग, स्पेशली विद सम डिफिकल्टी, मतलब थोड़ा एफर्ट लग रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट यू आर मेकिंग, प्रोड्यूसिंग और क्रिएटिंग समथिंग, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्ट सेम मीनिंग देता है, बनाना। क्राफ्ट भी सेम मीनिंग देता है, किसी चीज को बनाना। एंटोनिम्स क्या होगा? बनाने, बनाना नहीं, तोड़ना, डिमोलिश करना, तोड़ देना, बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, डिसमेंटल, टुकड़े टुकड़े कर देना। तो ये दोनों वर्ड्स इसके एंटोनिम्स। 12 इज री इनविगोरेट, ठीक है, वर्ब। अब देखो, इनविगोरेट का मतलब क्या होता है? एनर्जी देना, लाइफ देना, जान डाल देना। री मतलब क्या होता है? फिर से,
रिपीट होता है ना, फिर से करना, उसी से आया है री। तो री मतलब फिर से, तो री इनविगोरेट मतलब फिर से जान डाल देना, मतलब पहले उसमें एनर्जी थी, पहले जान थी, फिर उसने काम किया या उसका एनर्जी ड्रेन हो गया, आपने उसको फिर से एनर्जी दे दी, या किसी चीज ने उसको फिर से एनर्जी दे दी। टू गिव न्यू एनर्जी, इसलिए न्यू एनर्जी कहा गया है उसको, कि एनर्जी उसके पास पहले से थी, वो खत्म हो गई तो आपने नया एनर्जी दिया उसको। सिनोनिम्स क्या होगा? रिवाइटलाइज करना, रिजुवेनेट करना। एंटोनिम्स इनरवेट कर देना, वीकेन कर देना उसको, सिक कर देना, एल कर देना, टायर्ड कर देना, डेबिलिटेट, वीकेन कर देना। ये दोनों ही वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों का मतलब होता है कि एनर्जी लेवल्स को कब कर देना, उसको वीक कर देना, इनकेपेबल कर देना। इनोवेट एंड डेबिलिटेट। थर्ड इज बेलिजरेंस, नाउन है, मतलब अनफ्रेंडली बिहेवियर, अग्रेसिव बिहेवियर। ठीक है, ऐसा कुछ जो एग्रेशन शो कर रहा है, अनफ्रेंडलीनेस शो कर रहा है, हॉस्टिलिटी शो कर रहा है, दुश्मनी, हेट्रेड, एंगर, ये शो कर रहा है, ऐसा रिलेशन, बेलिजरेंस। ठीक है। सिनोनिम्स हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी क्या होता है? हेट्रेड, एंगर, किसी के लिए, किसी मेंबर के लिए, किसी पार्टी के लिए, किसी ग्रुप के लिए, किसी कंट्री के लिए, किसी के लिए भी, जो अदर पार्टी है, आप जो आपका ओपोनेंट है, कोई भी हो सकता है, उसके लिए जो एनिमोसिटी है, जो हॉस्टिलिटी है, वो क्या होता है? फीलिंग्स ऑफ एंगर होता है, हेट्रेड होता है। एंटेनिम्स एमिटी मतलब फ्रेंडशिप, गुडविल, हेल्दी एंड फ्रेंडशिप रिलेशंस। तो ये दोनों वर्ड्स इसके एंटेनिम्स है, क्योंकि एमिटी एंड गुडविल दोनों ही दिखाते हैं गुड एंड फ्रेंडली रिलेशंस। क्या दिखाते हैं? गुड फ्रेंडली रिलेशंस। अब फ्रेजल वर्ब है, प्लेइंग आउट। प्लेइंग आउट का मतलब क्या होता है? ये प्ले आउट, प्ले आउट वर्ब है, फ्रेजल वर्ब। उसका आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब होता है किसी वे में होना किसी चीज का, या डेवलप होना। जब हम कहते हैं डेवलप होना, मतलब उसमें चेंजेस आ रहे हैं, सिचुएशन बदल रही है, किस तरह से बदल रही है? पर्टिकुलर वे में बदल रही है, कुछ हो रहा है, किस तरह से हो रहा है? पर्टिकुलर वे में हो रहा है, तो हम कहते हैं प्लेइंग आउट। इडियम्स भी है, इन द थ्रोज ऑफ। इन द थ्रोज ऑफ का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज के बीचों बीच हो, इन द मिडस्ट ऑफ, बीचों बीच हो, किसके? स्पेशली ऑफ अ डिफिकल्ट स्ट्रगल, एक कोई स्ट्रगल है, कोई डिफिकल्टी है, उसके बीचों बीच हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो होता है इन द थ्रोज ऑफ। हाई ग्राउंड, एडवांटेज। ठीक है, किसी डिस्कशन में, किसी आर्गुमेंट में आपको एडवांटेज मिलता है, एक बेनिफिट मिलता है, हेल्प मिलती है, उसको हाई ग्राउंड कहते हैं। तो ये थी आज की वोकैबुलरी, वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल पे। आज का आर्टिकल किस पे है? हीलिंग अ नेशन, एक नेशन को हील करने पे, एक नेशन को फिर से अच्छा करने पे है, उसको सुधारने पे है। ऑन कमला हैरिस एंड द यूएस प्रेसिडेंशियल रेस, कमला हैरिस पे है, और जो यूएस में प्रेसिडेंशियल रेस हो रहा है, मतलब जो इलेक्शन होने वाला है यूएस प्रेसिडेंट को लेके, कि कौन प्रेसिडेंट फॉर्म करेगा, उस पे है। हैरिस लेट एंट्री टू द रेस, हैरिस की, कमला हैरिस की जो लेट एंट्री हुई है रेस में, मतलब उन्होंने काफी लेट से पार्टिसिपेट किया है इस प्रेसिडेंशियल कैंपेन में, गिव्स हर मोर एडवांटेजेस देन डिसएडवांटेजेस। तो उनकी जो ये लेट एंट्री है, इससे उनको एडवांटेज मिला है, डिसएडवांटेज कम मिले हैं, एडवांटेजेस ज्यादा मिले हैं। ठीक, देखते हैं आर्टिकल किस पे है। पहले एक बार आप रीड कर लोगे यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। ठीक है, वैसे ही ये वाला पैराग्राफ भी है, रीड कर लेना, फिर ये लास्ट पैराग्राफ है। चलो अब देखते हैं कि पैसेज में ऑथर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। With arguably the most unexpected plot twist in the recent history of US politics, आर्ग्यूएबली मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट जो आया है यूएस पॉलिटिक्स में, जो रिसेंट हिस्ट्री है यूएस पॉलिटिक्स की, मतलब रिसेंटली जितनी भी चीजें हुई है यूएस पॉलिटिक्स में, उसमें जो सबसे अनएक्सपेक्टेड मतलब सबसे सरप्राइजिंग, ठीक है, सबसे सरप्राइजिंग, सबसे शॉकिंग, ठीक है, जो प्लॉट ट्विस्ट आया है, ठीक है, वो कहां पे आया है? प्लेइंग आउट इन द फॉर्म ऑफ incumbent president Joe Biden stepping back from the race for the November election। वो अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट क्या है? वो है जो इनकम्बेंट मतलब जो प्रेजेंट करंट प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो क्या हो गया? स्टेप बैक कर गए, विड्रॉ कर लिया उन्होंने। किस चीज से? जो रेस थी प्रेसिडेंट के लिए, नवंबर इलेक्शन के लिए, उससे उन्होंने विड्रॉ कर लिया, क्विट कर दिया। तो ये सबसे अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट था रिसेंट हिस्ट्री ऑफ यूएस पॉलिटिक्स में। अब इससे क्या हुआ?
द होप फॉर बिल्डिंग अ लेस टॉक्सिक, जो होप है, जो उम्मीद है एक लेस टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब क्या होता है, पॉइजनस, डेंजरस, ठीक है। तो देखिए किस चीज के बारे में बात कर रही है, ये टॉक्सिक किस चीज के लिए यूज हुआ है, तो बिल्डिंग अ लेस टॉक्सिक एंड मोर कंपैशनेट पैराडिग्म ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो होप है, जो उम्मीद है कि क्या बनेगा, एक लेस टॉक्सिक, मतलब कि एक लेस पॉइजनस, मतलब कि ऐसा जो लोगों को हार्म करे, तो लेस टॉक्सिक और मोर कंपैशनेट मतलब काइंड, कंपैशनेट क्या होता है, काइंड, एक काइंड मॉडल बनेगा, ठीक है। किस चीज का बनेगा मॉडल, पॉलिटिक्स का। फॉर द नेक्स्ट 4 years हैज फॉलन टू हिज नॉमिनी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, ठीक। तो ये है पूरा पहला सेंटेंस आपका। सेंटेंस क्या है, जो सबसे अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट जो हुआ है, किस फॉर्म में हुआ है कि जो इनकम्बेंट, जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनका जो पीछे हट जाना रेस से, प्रेसिडेंट के रेस से, जो नवंबर इलेक्शन होने वाला है उससे पीछे हट जाना, उसके साथ साथ क्या हुआ है, जो होप है, जो उम्मीद है कि एक लेस टॉक्सिक यानी कि लेस डेंजरस, कम डेंजरस और ज्यादा कंपैशनेट, ज्यादा काइंड एक मॉडल जो बनाना है पॉलिटिक्स का, वो होप किस पे आ गया है, हैज फॉलन टू, मतलब वो होप किस पे आ गया है, वो जो उनकी नॉमिनी है जो बाइडेन की, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, उन पे आ गया है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है ऑथर पहले सेंटेंस से। अब देख लेते हैं कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो दिस इज द होप, ठीक है। अब यहां पे देखो ये होप क्या है, ठीक है, ये होप जो है ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसका वर्ब कहाँ है बताओ, तो इसका वर्ब है यहां पे, हैज फॉलन, ये इसका वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो देखो सब्जेक्ट कहां पे लिखा है, यहां पे, और वर्ब कहां पे, यहां पे। उसके बीच कितनी चीजें हैं, फॉर बिल्डिंग अ लेस टॉक्सिक एंड मोर कंपैशनेट पैराडिग्म ऑफ पॉलिटिक्स फॉर द नेक्स्ट 4 years। अब चलो इसको भी देख लेते हैं क्या क्या है। हमें दिख रहा है बिल्डिंग अ लेस टॉक्सिक एंड मोर कंपैशनेट पैराडिग्म ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। ये पूरा एक नाउन फ्रेज है, या कह सकते हो कि ये यहाँ पॉलिटिक्स और ये बिल्डिंग, बिल्डिंग से लेके पॉलिटिक्स तक ये पूरा एक नाउन है, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है कि नाउन सिर्फ एक वर्ड हो सकता है, नहीं नहीं, नाउन पूरा एक फ्रेज भी हो सकता है। अब कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर ये बिल्डिंग तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, बिल्ड क्या है, वर्ब है, तो आईएनजी फॉर्म है, ये नाउन कैसे हो सकती है। तो ये जो बिल्डिंग है ये एक्चुअली जेरेंड है, जो क्या होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, जो नाउन की तरह काम करती है, ठीक है। तो नाउन की तरह काम कर रही है तो नाउन है। अब इसका रोल क्या है इसमें, इस सेंटेंस में, तो जो फॉर है, जो ये प्रेपोजिशन है, अब हमें पता है कि प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट भी होता है। तो इस फॉर प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है पूरा, ठीक है। बिल्डिंग अ लेस टॉक्सिक एंड मोर कंपैशनेट पैराडिग्म ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये था पहला पार्ट, होप, द होप जो थी। उसके बाद होप किस चीज का, कि एक लेस टॉक्सिक और ज्यादा कंपैशनेट जो मॉडल बनाना है पॉलिटिक्स का फॉर द नेक्स्ट 4 years। उसके बाद एक और प्रेपोजिशन है फॉर, और उसका ऑब्जेक्ट है ये नेक्स्ट 4 years। उसके बाद ये वर्ब है जो कि द होप का सब्जेक्ट है। तो ऐसे आपको वहां पे सेंटेंस को डाइसेक्ट करके समझना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर्ली समझ पाओगे कि सेंटेंस की मीनिंग क्या है। अब ये सेंटेंस स्टार्ट कहां से हुआ था, ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ था यहां से, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है सेंटेंस का, स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस, और यहां पे एंड हो रहा है, ठीक है। फिर भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है क्या, द होप, सब्जेक्ट ये नहीं है, विथ नहीं है, ठीक है। तो फिर ये विथ क्या है, विथ से जो स्टार्ट हुआ और यहां तक गया, ये क्या है। तो देखो विथ का ना हम यूज करते हैं एक ऐसे क्लॉज को लिखने के लिए जो मेन सब्जेक्ट के रिलेशन में होता है, ठीक है। ये जो होप है, ठीक है, सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट तो होप है, बात किसकी हो रही है, होप की ही हो रही है, कि जो होप है एक लेस टॉक्सिक और मोर कंपैशनेट मॉडल बनाने की पॉलिटिक्स की, वो होप अब किस पे आ गया, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस पे आ गया। अब हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देना था कि होप क्यों आ गया। वो होप इसलिए आ गया क्योंकि जो बाइडेन जी हैं उन्होंने बैकआउट कर दिया, उन्होंने क्विट कर दिया प्रेसिडेंशियल रेस को,
जिसको कहा जा रहा है कि सबसे अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट हुआ है। तो ये जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देनी थी ये हम विच से देते हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे इस पार्ट में यहां से लेके यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। विथ क्या था, प्रेपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया। विथ आर्ग्यूबली द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट, आर्ग्यूबली क्या था, ये एडवर्ब था। मोस्ट एडजेक्टिव जो है मोस्ट अनएक्सपेक्टेड उसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। और फिर एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस प्लॉट ट्विस्ट नाउन को। फिर इन आ गया, इन क्या है, प्रेपोजिशन है। फिर उसका फिर ऑब्जेक्ट है द डिसेंट हिस्ट्री ऑफ यूएस पॉलिटिक्स प्लेइंग आउट इन द फॉर्म ऑफ इनकम्बेंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन स्टेपिंग बैक फ्रॉम द रेस ऑफ द नवंबर इलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे भी दो वर्ब्स है, एक प्लेइंग आउट है, एक स्टेपिंग बैक है। अब ये दोनों वर्ब्स क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव या एडवर्ब का रोल प्ले कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे एडजेक्टिव या एडवर्ब का रोल प्ले करते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो यहाँ पे वही कह रहे कि जो वेज पॉलिटिक्स है प्लेइंग आउट मतलब इस तरह से हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ है, जो बाइडेन स्टेपिंग बैक, तो यहाँ पे वो इसको ये मॉडिफाई कर रहे हैं जो बाइडेन को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इनकम्बेंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन स्टेपिंग बैक फ्रॉम द रेस फॉर, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको, ठीक। अब आगे देखते हैं। मिस हैरिस ऑफ मिक्स्ड इंडियन एंड जमाइकन हेरिटेज, जो मिस हैरिस है जो कि मिक्स्ड हेरिटेज की इंडियन एंड जमाइकन है, has been formally recognized as a Democratic Party's candidate। उनको formally नहीं ऑफिशियली recognize इन्हें accept कर लिया गया है, किस तरह से, डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट से, to take on Republican challenger and former president Donald Trump। to take on मतलब उनसे compete करेगी। take on का मतलब क्या होता है, take on का मतलब होता है compete, ठीक है। तो उनके साथ जो कंपटीशन में किनके साथ है, रिपब्लिकन चैलेंजर जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं और जो पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। फॉर्मर का मतलब क्या होता है, पास्ट, अर्लियर। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया, मिस हैरिस को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, ठीक है। उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है कि वही डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट होगी जो कंपीट करेंगी रिपब्लिकन चैलेंजर और जो पहले प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप उनके अगेंस्ट। आफ्टर सी सिक्योर्ड more than a majority of votes from party delegates just before the Democratic National Convention later this month। और ये कब हुआ, इनको ऑफिशियली फॉर्मली रिकॉग्नाइज कब किया गया, जब उनको मेजॉरिटी से भी ज्यादा वोट्स मिले, किससे, पार्टी डेलीगेट्स से। और ये कब हुई थी ये वोटिंग, जस्ट बिफोर द डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन लेटर दिस मंथ। अभी एक डेमोक्रेटिक कन्वेंशन होने वाला है, ठीक है। हमें कैसे पता होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लेटर दिस मंथ। लेटर मतलब बाद में, इस मंथ पे बाद में होगा। मतलब क्या है कि जो डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन, जो डेमोक्रेटिक नेशनल मीटिंग है जो होने वाली है, उससे पहले ही कमला हैरिस को मेजॉरिटी से भी ज्यादा वोट्स मिल गए, जिन वोट्स की वजह से, इस मेजॉरिटी की वजह से उनको फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया कि यही कंटेंडर बनेंगी और कंपीट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। नाउ मिसेस हैरिस इज इन द थ्रोज ऑफ अ हाई स्पीड डैश टू द फिनिश लाइन। अब क्या है, अब चूंकि वो बन चुकी हैं कैंडिडेट, तो नाउ मिस हैरिस इज इन द थ्रोज ऑफ, वो स्ट्रगल कर रही हैं, स्ट्रगलिंग में, डिफिकल्ट स्ट्रगल से घिरी हुई है। किस चीज का स्ट्रगल है वो, हाई स्पीड डैश टू द फिनिश लाइन। अब क्या है, इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है, वो काफी जल्दी होने वाले हैं। तो इसी को ऑथर ने एक हाई स्पीड डैश, जो हाई स्पीड रेस की तरह बोला है, कि जो हाई स्पीड मूवमेंट है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है इलेक्शन तक, उसका जो स्ट्रगल है उससे कमला हैरिस गिर गई है। इंक्लूडिंग, अब इंक्लूडिंग मतलब ये स्ट्रगल में क्या क्या आता है, अ फ्लडी ऑफ कैंपेन एक्टिविटी रिलेटिंग टू हर वाइस प्रेसिडेंशियल पिक। अब काफी सारे कैंपेन एक्टिविटी भी करनी है क्योंकि अब ये ऑफिशियली सिलेक्ट हो गई है, तो कैंपेनिंग भी करनी है काफी सारी, ठीक है। द ऑप्टिक्स ऑफ द कन्वेंशन, जो कन्वेंशन मतलब जो कन्वेंशन होने वाला है, जो नेशनल कन्वेंशन होगा, ठीक है, उसको किस तरह से रखा जाए पब्लिक के सामने, कि पब्लिक का परसेप्शन क्या बने उस कन्वेंशन को लेके, उस चीज को लेके भी वो स्ट्रगल एक्टिविटी से घिरी पड़ी है। स्ट्रगल इन द सेंस कि काफी सारी चीजें एक साथ है उनके पास, तो शी वाज लाइक फीलिंग अ लिटिल बिट ओवरवेल्म्ड। द प्रेसिडेंशियल डिबेट्स टू फॉलो, अब क्या होता है, प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है, जो प्रेसिडेंट जो दो कैंडिडेट्स है वो डिबेट करते हैं, आपस में बहस करते हैं, तो डिबेट्स भी होने वाले हैं, उनके लिए भी प्रिपेयर करना है उनको।
एंड द सीजलेस जनरेशन ऑफ मीडिया, और मीडिया से अब तो मीडिया भी उनके पास पीछे रहेगा इंटरव्यू लेने के लिए या कुछ भी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स लेने के लिए, तो वो खत्म ही नहीं होगा क्योंकि मीडिया एक के बाद एक आता रहेगा, तो उससे भी डील करना है। एंड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मटेरियल एम्ड एट स्विंग वोटर माइंड्स इन हर फेवर, अब ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी करनी है जिससे वोटर का थोड़ा जो रुख है वो उनके तरफ हो, उनको वोट करे। तो इतना सारा काम है, और इसीलिए अब ये सारे काम एक साथ ही आ गए क्योंकि उनको अब सिलेक्ट कर लिया गया ऑफिशियली। सो सी इज लाइक स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट, थोड़ा स्ट्रगल वो कर रही है इस चीज को लेके। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हो तुम कि सब्जेक्ट देख लेते हैं कि ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था, सिंपल सिंपल था, नाउ लिख के मिस हैरिस, ठीक है, इज वही था, उसके बाद इन द थ्रोज ऑफ हाई स्पीड डैश इंक्लूडिंग के बाद तो उसने पूरा एग्जांपल ही दे दिया था इसका। ठीक है, चल, हर स्ट्रैटेजी अपीयर्स टू बी वर्किंग in picking Minnesota's progressive governor Tim Walz as a running mate. She has partnered with a leader with a reputation for turning Republican district Democratic. अब क्या उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो ऐसा लग रहा है कि काम कर रही है, उन्होंने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी वो काम कर रही है। उन्होंने क्या किया था, जो मिनेसोटा के प्रोग्रेसिव गवर्नर है टिम वॉल्स, उनको उन्होंने चूज किया एज अ रनिंग मेट कि वो उनके रनिंग मेट बने। ठीक है, सी हैज पार्टनर्ड विद अ लीडर with a reputation for turning Republican districts Democratic। और जो टिम वॉल्स है इनका एक रेप्यूटेशन है। ठीक है, रेप्यूटेशन क्या है, मतलब किस लिए ये जाने जाते हैं, ये जाने जाने का रेप्यूटेशन क्या है, ये जो रिपब्लिकन डिस्ट्रिक्ट्स है, मतलब ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे लोग रिपब्लिकन पार्टी को वोट देते हैं, उनको ये टर्न कर देते हैं डेमोक्रेटिक में। ठीक है, मतलब उनको स्वे कर देते हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि डेमोक्रेटिक के लिए वोट दो, तो वो कर सकते हैं ये। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, ऐसे लीडर के साथ पार्टनर कर लिया है जो ये करना, जिनके लिए पॉसिबल है कि वोट्स डेमोक्रेटिक के फेवर में, डेमोक्रेटिक पार्टी के फेवर में आए। ठीक है, और यही जो स्ट्रैटेजी है वो वर्क कर रही है। Although Mr. Biden had trailed Mr. Trump by a few points in approval surveys across the critical swing states। अब देखो, हालांकि जो मिस्टर बाइडेन थे वो मिस्टर ट्रंप से पीछे थे कुछ पॉइंट से, मिस्टर ट्रंप आगे थे, मिस्टर बाइडेन पीछे थे कुछ पॉइंट से अप्रूवल सर्वेज में अक्रॉस द क्रिटिकल स्विंग स्टेट। अब स्विंग स्टेट्स कौन से स्टेट्स होते हैं, यहाँ पे क्रिटिकल का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट स्विंग स्टेट है, अब स्विंग स्टेट्स क्या होते हैं, ऐसे स्टेट्स होते हैं जहां पे इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स होते हैं, मतलब रिपब्लिकन के पार्टी के भी वोटर्स और डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स दोनों इक्वल है। ठीक है, और इन स्विंग स्टेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डिसाइड करने में कि कौन इलेक्शन जीतेगा। तो इन स्विंग स्टेट में जो लोग थे वो ज्यादा मिस्टर ट्रंप को अप्रूव कर रहे थे, क्योंकि ऑथर ने कहा है कि मिस्टर बाइडेन हैड ट्रेल्ड मिस्टर ट्रंप बाय अ फ्यू पॉइंट्स। ट्रेल मतलब पीछे थे, मिस्टर ट्रंप से कुछ पॉइंट से पीछे थे, मतलब लोग ज्यादा फेवर कर रहे थे मिस्टर ट्रंप को। ठीक है, स्विंग स्टेट में। Although अब ये मिस हैरिस has not only tipped the scale back towards Democrats by a margin of 1.9% based on an updating adjusted average of major national polls। अब क्या कह रहा है कि हालांकि मिस्टर बाइडेन मिस्टर ट्रंप से पीछे थे अप्रूवल में, ठीक है, मिस हैरिस ने सिर्फ हैज नॉट ओनली टिप्ड द स्किल बैक टुवर्ड्स डेमोक्रेट्स, मतलब कि मिस हैरिस ने टिप द स्किल मतलब अपने फेवर में कर लिया है, डेमोक्रेट्स के फेवर में कर लिया है। मतलब यहाँ पे जो अप्रूवल मिस्टर ट्रंप को मिल रहा था, अब यहाँ पे अप्रूवल मिस हैरिस और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी को मिल रहा है। ठीक है, और कितने मार्जिन से मिल रहा है, 1.9% के मार्जिन से मिल रहा है। तो ये तो एक काम किया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, हैज नॉट ओनली। अब ये हैज नॉट ओनली क्या बताता है, मतलब कि हैज नॉट ओनली मतलब इतना ही नहीं और भी कुछ किया है, मतलब ये क्या बता रहा है, एडिशनैलिटी बता रहा है। मतलब अगर हमें दिखे हैज नॉट ओनली लिखा हुआ तो उसके साथ बट ऑल्सो जरूर लगता है, और ये एडिशनैलिटी बताता है कि और क्या है इसके साथ। तो एक तो उन्होंने जो फेवर्ड है वो डेमोक्रेट्स की तरफ ले लिया, मतलब अपनी तरफ ले लिया फेवर्ड अप्रूवल। ठीक है, पहले मिस्टर बाइडेन के केस में क्या था, मिस्टर बाइडेन पीछे चल रहे थे अप्रूवल पे, मिस्टर ट्रंप आगे चल रहे थे, पर जब मिस हैरिस आई तो अब अप्रूवल में वो आगे है 1.9% से। ठीक है, इतना ही नहीं, बट सी हैज आल्सो प्रूवन हर क्रेडेंशियल्स इन पिक्यूनरी टर्म्स, जो कि जो
इकोनॉमिकल टर्म्स में जो उनकी कैपेबिलिटीज है, मॉनेटरी टर्म्स में जो उनकी कैपेबिलिटीज है, वो भी उन्होंने प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव किया? by raising a whopping $310 million in July, including $200 million in the first week after entering the race। कैसे किया उन्होंने? हॉपिंग मतलब क्या? वेरी लार्ज, और ये वेरी लार्ज अमाउंट है। $310 मिलियन उन्होंने रेज कर दिया, गैदर कर लिया, कलेक्ट कर लिया, जिनमें से $200 मिलियन तो उन्होंने फर्स्ट वीक में ही किया था। जिस वीक वो एंटर की थी रेस में, $200 मिलियन उन्होंने उसी टाइम जमा कर लिया था, गैदर कर लिया था। तो इससे उन्होंने अपने ये भी कैपेबिलिटीज दिखा दी कि वो इकोनॉमिकल वे में भी काफी कैपेबल है, वो फंड्स भी रेज कर सकती है। हर लेट एंट्री कम्स विथ बोथ एडवांटेजेस एंड रिस्क्स। ठीक है, जो उनकी लेट एंट्री हुई है, क्योंकि जब मिस्टर बाइडेन हटे फिर उनका एंट्री हुआ, तो थोड़ा लेट हुआ है, इसमें एडवांटेज भी है, रिस्क भी है। ठीक है, एडवांटेज तो क्या है, हमने देखा कि उन्होंने एक ऐसे पार्टनर को, टिम वॉल्च को अपने इसमें चूज किया रनिंग मेट में। ठीक है, जो रिपब्लिकन डिस्ट्रिक्ट्स को डेमोक्रेटिक करते थे, मतलब डेमोक्रेट्स की तरफ वो करते वोट्स को फेवर। ठीक है, उसका कुछ दिखा भी रिजल्ट यहाँ पे कि मिस हैरिस ने वापस से अप्रूवल डेमोक्रेट्स के पास लेके आ गई। पहले मिस्टर बाइडेन के केस में क्या था कि मिस्टर ट्रम्प को अप्रूवल ज्यादा मिल रहा था स्विंग स्टेट्स में। ठीक है, अब मिस हैरिस को मिलने लगा। उसके बाद उन्होंने अपना ये भी दिखाया कि जो क्रेडेंशियल की वो फंड्स भी रेज कर सकती है, जहाँ उन्होंने इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ फंड $310 मिलियन जमा कर लिए। ठीक है, जिनमें से $200 मिलियन तो वो उसमें ही उन्होंने फर्स्ट वीक में ही आ गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे जाना जरूरी है कि 310 मिलियन में से ही 210 मिलियन है। ये 310 और 200 ऐड मत कर देना कि 510 मिलियन उन्होंने किया है रेस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग मतलब इसमें ही 310 में से ही 200 मिलियन फर्स्ट वीक में आ गया था। अब क्या है? एडवांटेजेस भी है, रिस्क भी है। ऑन द वन हैंड द ट्रम्प कैंपेन हैज हैड टू स्क्रैम्बल। अब क्या एक साइड पे क्या है कि जो ट्रम्प कैंपेन है उसको स्क्रैम्बल मतलब काफी जल्दी जल्दी काम करना पड़ा। ठीक है, काफी जल्दी जल्दी उनको एक्शन लेना पड़ा। एंड रीफोकस इट्स क्रिटिक ऑन हर। और जो क्रिटिक है, जो उनका क्रिटिसिज्म है, वो उनको किस पे फोकस करना पड़ा? अब हैरिस पे करना पड़ा। ठीक है, आफ्टर स्पेंडिंग मंथ्स एंड इवन मोर डॉलर्स टारगेटिंग मिस्टर बाइडेन। ठीक है, पहले वो क्या कर रहे थे, जो ट्रम्प कैंपेन था पहले क्या कर रहा था कि वो मिस्टर बाइडेन को टारगेट कर रहा था, मतलब उनके बारे में बुरा भला बोल रहा था। ठीक है, और काफी टाइम, मंथ्स यानी टाइम, और काफी मनी, इवन मोर डॉलर्स, मतलब इससे $310 मिलियन से भी ज्यादा पैसे उसने इस काम में खर्च कर दिए। अब क्या है? अब मिस हैरिस बन गई है, तो उनको फिर से अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ गई। ठीक है, अब रिफोकस कहाँ करना पड़ा? ऐसे जल्दी जल्दी काम करना पड़ा क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, और फोकस कहाँ पे करना पड़ा कि अब इनकी बुराई करेंगे, कमला हैरिस की बुराई करेंगे। ठीक है, स्पेशली highlighting his age and blaming his administration for alleged failures regarding the economy and job creation and immigration। और मिस्टर बाइडेन को किस तरह से टारगेट किया गया था? क्योंकि यहाँ पे मिस्टर बाइडेन की ही बात हो रही है ना। इवन मोर डॉलर्स टारगेटिंग मिस्टर बाइडेन, स्पेशली हाईलाइटिंग हिज एज, यानी इन्हीं की एज की बात हो रही है कि मिस्टर बाइडेन को टारगेट किस लिए किया गया? उनकी एज को लेके, काफी ज्यादा एज है उनकी, और ब्लेम किस पे किया गया कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं थी, जो फेलियर्स हुए इकोनॉमी से रिलेटेड, जॉब क्रिएशन से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड। तो इन टर्म्स पे उनको ब्लेम किया था ट्रम्प कैंपेन ने मिस्टर बाइडेन को। पर अब क्या, उसको फिर से जल्दी काम करना पड़ रहा है, स्पीड ही बहुत क्विक वे में एक्ट करना पड़ रहा है, और फोकस जो क्रिटिसिज्म का है आप उनको मिस कमला हैरिस पे डाल रहा है। नाउ मिस्टर ट्रम्प अपीयर्स टू बी पिवटिंग टू अ बेसर टेनर ऑफ नेम कॉलिंग एंड रेस बेटिंग। अब देखो मिस्टर ट्रम्प का स्टैंस यहाँ पे चेंज हो गया है। अब वो क्या करे? पिवट करे, चेंज करे, एक दूसरे ही टेनर में अपनी वो वॉइस चेंज कर रहे हैं। मतलब जो चीजें कहते हैं वो उस चीज, उन वर्ड्स को वो चेंज कर रहे हैं। और अब वो नेम कॉलिंग पे आ गए हैं और रेस बेटिंग पे आ गए हैं। ठीक है, नेम कॉलिंग मतलब किसी के नेम को लेके क्रिटिसाइज करना, किसी के रेस को कि वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ से वो आई हैं, उस चीज को लेकर क्रिटिसाइज करना। क्योंकि मिस्टर बाइडेन को किस चीज पे क्रिटिसाइज कर रहे थे? वो मिस्टर बाइडेन को क्रिटिसाइज कर रहे थे उनके एज पे, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर था, इकोनॉमी को लेके, जॉब क्रिएशन को लेके, इमिग्रेशन को लेके, उस पे कर रहे थे। लेकिन अब जब मिस कमला हैरिस आई है तो अब वो उनकी नेम और रेस को लेके कर रहे हैं क्रिटिसाइज, disputing Mrs. Harris' racial identity in uncharitable terms।
ठीक है, अनचैरिटेबल मतलब क्या होता है, अनफेयर। ठीक है, तो अनचैरिटेबल अनफेयर वे में मतलब वो जो मिस हैरिस की जो रेशियल आइडेंटिटी है कि वो किस रेस से है, कहां से वो आई है, ठीक है, उसको वो अनफेयर वे में क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दिस आयरॉनिकली, आयरॉनिकली मतलब अनएक्सपेक्टेडली, एक्सपेक्ट आप कुछ और कर रहे तो हो कुछ और गया, सरप्राइजिंगली। तो दिस सरप्राइजिंगली सीड्स द हाई ग्राउंड टू मिस हैरिस। जो उनका ये, जो उनको ये मिस ट्रम्प बेट कर रहे हैं, रेस बेट कर रहे हैं, उनको उनके रेशियल आइडेंटिटी पे सवाल जो उठा रहे हैं मिस्टर ट्रम्प, इसका रिजल्ट क्या आया, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया। इसका रिजल्ट क्या आया कि दिस आइरोनिकली सीड उसने दे दिया, गिव अप कर दिया हाई ग्राउंड। सीड मतलब दे देना, हाई ग्राउंड मतलब एडवांटेज, तो सीड्स गेव हाई ग्राउंड एडवांटेज। तो एडवांटेज किसको दे दिया, मिस हैरिस को, पोटेंशियली गिविंग हर द स्पेस टू कास्ट अ ब्रॉडर पॉलिटिकल नेट। क्योंकि अब जब मिस्टर ट्रम्प उनके रेस को लेके उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इससे मिस हैरिस को एक मौका मिला, एक स्पेस मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, क्विक बॉर्डर पॉलिटिकल नेट कास्ट कर सके, मतलब अपने इन्फ्लुएंस को, अपने स्ट्रैटेजी को, अपने स्कोप को बढ़ा सके वो। एंड फॉर्ज, क्रिएट, फॉर्ज का क्या होता है, क्रिएट, क्रिएट अ मोर इंक्लूसिव पॉलिसी एजेंडा, एक इंक्लूसिव पॉलिसी एजेंडा बनाए। इंक्लूसिव मतलब जितने भी लोग हैं सबको इंक्लूड करके, जितने भी रेस के लोग हैं, डाइवर्सिटी इनकॉर्पोरेट करें, ठीक है। दैट कुड राइज अवर रेस पॉलिटिक्स, जो रेस को लेकर, रेस पॉलिटिक्स जो होती है, रेस पे बेस्ड पॉलिटिक्स, उससे वो ऊपर उठे। रीइन्विगोरेट द लिबरल बेस एंड वैल्यूज ऑफ अ पार्टी, उनके पार्टी के जो लिबरल बेस है, जो ऐसे उनके वैल्यूज है जो लिबरल है, मतलब कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट्स पे फोकस करते हैं कि राइट्स देनी चाहिए, इंडिविजुअल को फ्रीडम देना चाहिए, उनको वो रीइन्विगोरेट करे, फिर से उसमें एनर्जी डाले, जान डाले। एंड अलाउ हर टू बी सीन एज मोर देन जस्ट ऑल्टरनेटिव कैंडिडेट टू मिस्टर ट्रम्प। और उनको सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव कैंडिडेट की तरह ही नहीं देखा जाए, मतलब इस तरह से नहीं कि हाँ मिस्टर ट्रम्प है और मिस्टर कमला हैरिस है, तो जो लोग मिस्टर ट्रम्प को वोट नहीं करेंगे वो अल्टीमेटली मिस कमला हैरिस को वोट करेंगे। इससे वो ऊपर उठेंगे, वो अपने में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बनने का उनको अपॉर्चुनिटी मिला है कि वो काफी वे में राइज करे, काफी वे में ग्रोथ हो उनकी। ठीक है, the reality is that it is not only the US but also the world that would stand to gain from Washington under the next president holding firm to core democratic values। अब जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएगा, ठीक है, वॉशिंगटन में जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएंगे, जो कैसे होंगे, जो होल्डिंग फर्म टू कोर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जो कोर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जो ट्रू डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उनको फॉलो करेंगे। उस तरह के प्रेसिडेंट से सिर्फ यूएस को ही नहीं पर पूरे वर्ल्ड को फायदा होगा। स्टैंड टू गेन मतलब बेनिफिट होगा। ठीक है, जो कैसे होंगे, एक तो वो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसको फॉलो करेंगे एंड जेन्युइनली वर्किंग टुवर्ड्स पीस अक्रॉस द मैनी ट्रबल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। और जेन्युइनली मतलब रियली में, इन ट्रू सेंस, पीस के लिए काम करेंगे, शांति लाने के लिए काम करेंगे। कहां पे, जो बहुत से जो ट्रबल रीजन है वर्ल्ड के, मोस्ट इमीडिएटली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा, जो गाजा में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसको लेके ऑथर ने बात की है, जो कि फैल कहाँ है, स्पाइरलिंग अक्रॉस मतलब बढ़ के कहाँ फैल रहा है, पूरा वेस्ट एशिया में। एंड जो रशिया का बेलिजरेंस है यूक्रेन में, जो रशिया का जो अनफ्रेंडली बिहेवियर है, कॉम्बेटिटिव हॉस्टाइल एटीट्यूड जो है यूक्रेन में, उसको लेके बात की कि उसके कॉन्टेक्स्ट में पीस के लिए ऐसा प्रेसिडेंट जो पीस के लिए काम करे, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए काम करे, उससे सिर्फ यूएस को ही नहीं मिलेगा, मतलब कि पूरे वर्ल्ड को मिलेगा। और किसके कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, ये मिस कमला हैरिस के कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, क्योंकि वही है जो ब्रॉडर पॉलिटिकल नेट बना रही है, जो कि इंक्लूसिविटी को इनकॉर्पोरेट कर रही है, रेस पॉलिटिक्स के ऊपर उठ रही है, लिबरल वैल्यूज की बात है उनके पार्टी में। ठीक है, तो ये था आपका पूरा आर्टिकल। टोन क्या थी, तो टोन आपका एनालिटिकल है। ठीक है, ऑथर ने पूरा एनालाइज किया सिचुएशन को, देखा है कि कैसे हाँ मिस कमला हैरिस थी, ठीक है, वो अभी कैसे मतलब स्ट्रगल कर रही हैं, फिर कहाँ पे उनको बेनिफिट मिला है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एनालाइज किया कैसे जो अभी फेवर उनके मतलब जो अप्रूवल उनके फेवर में है, फिर एडवांटेजेस क्या है, रिस्क क्या है, ये पूरा एनालाइज किया। और लास्ट में उसने एक होपफुल टोन भी रखी है। तो एनालिटिकल तो है, साथ में होपफुल भी है, क्योंकि लास्ट में
ऑथर ने होप दिखाया है कि अगर ऐसा कैंडिडेट आता है जो कि कोर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को फॉलो करे और पीस के लिए काम करे, तो उससे सिर्फ यूएस नहीं पूरा वर्ल्ड बेनिफिट करेगा, क्योंकि बहुत जरूरी है अब जब यहाँ पे जो ट्रबल रीजन्स हो रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है गाजा में, जो वेस्ट एशिया तक फैल रहा है, और जो रसिया का कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन के साथ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट पोटेंशियल एडवांटेजेस कमला हैरिस गेन फ्रॉम द ट्रम्प कैंपेन फोकस ऑन अ रेशियल आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो ट्रम्प का कैंपेन है जो कमला हैरिस को के रेशियल आइडेंटिटी को टारगेट कर रहा है, उससे कमला हैरिस को क्या पोटेंशियल एडवांटेज, क्या पॉसिबल एडवांटेज मिल सकता है। हमने पढ़ा है क्या एडवांटेज मिल सकता है वो, ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। इंक्रीज मीडिया कवरेज ऑफ अ पॉलिसी प्रपोजल्स, जो उनका पॉलिसी है उसको मीडिया ज्यादा कवर करेगी, ऐसा कोई बात नहीं कहा गया है। द एबिलिटी टू अट्रैक्ट कंजर्वेटिव वोटर्स, कंजर्वेटिव वोटर्स को एबिलिटी को अट्रैक्ट करने की बात, देखो जो बात ऑथर ने नहीं कही है कहीं भी, उसको तो हम डायरेक्टली एलिमिनेट करेंगे। द अपॉर्चुनिटी टू हाईलाइट इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी बात नहीं कही है। द एबिलिटी टू राइज अबव रेस पॉलिटिक्स, हाँ इसकी बात है कि वो उनकी जो एबिलिटी है कि वो रेस पॉलिटिक्स से ऊपर उठेंगी और इंक्लूसिविटी को प्रमोट करेंगी, उसका एक अपॉर्चुनिटी ओपन हो गया है, वो एडवांटेज मिलेगा कमला हैरिस को। इनहैंस्ड फंड रेजिंग, मतलब इंटरनेशनल डोनर्स तो पहले तो मेंशन ही नहीं है, और फंड रेजिंग इस कॉन्टेक्स्ट में तो बात ही नहीं हुई है। तो जो ऑथर ने जिस चीज की बात नहीं की है पैसेज में, जो ऑप्शन मेंशन नहीं है, उसको तो डायरेक्ट एलिमिनेट करो। What aspect of Kamala Harris campaign is highlighted as both an advantage and a risk? कमला हैरिस के कैंपेन का कौन सा एस्पेक्ट को ऑथर ने एडवांटेज और रिस्क दोनों बताया है, ठीक है, तो कौन सा है? तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ हैज कमला हैरिस कैंपेन स्ट्रेटजी इंपैक्टेड हर स्टैंडिंग इन नेशनल पोल? जो कमला हैरिस की कैंपेन स्ट्रेटजी थी, याद है वो स्ट्रेटजी थी, उन्होंने एक नया लीडर उन्होंने पिक किया था, उससे क्या हुआ है, जो उनका नेशनल पोल से उनकी जो नेशनल पोल में जो रैंकिंग है उसको क्या इफेक्ट पड़ा है? इट हैड रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है नहीं, इंक्रीज हुआ है सपोर्ट। मिस्टर बाइडेन पीछे चल रहे थे अप्रूवल में, मिस कमला हैरिस हुई तो ऑथर ने बताया है कि अप्रूवल जब बढ़ा है, ठीक है, तो बढ़ा है तो हम बढ़ने वाले को बोलेंगे इट हैज इम्प्रूव्ड, हाँ, गिविंग हर एन एज ओवर डोनाल्ड ट्रम्प। डिक्लाइन नहीं हुआ है, मेंटेन हर पोजीशन एट द सेम लेवल पे नहीं है, जो बाइडेन तो पीछे चल रहे थे, तो अगर हम बोलेंगे कि सेम लेवल पे है तो कमला हैरिस भी क्या पीछे चल रही है? नहीं, इम्पैक्ट तो हुआ है, तो नो इम्पैक्ट नहीं कहेंगे। और इट हैज कॉज हर टू लैग बिहाइंड, पीछे चल रही डोनाल्ड ट्रम्प से, ये भी गलत है। आंसर क्या है? ये। Based on the passage, which of the following best describes the potential global impact of a Harris presidency? अगर कमला हैरिस आती है, प्रेसिडेंट बनती है, तो उसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है, पैसेज के अकॉर्डिंग क्या होगा? अ शिफ्ट टुवर्ड्स आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज, ऐसा शिफ्ट आएगा, प्रेफरेंस आएगा कैसा? आइसोलेशनिस्ट, मतलब ऐसी पॉलिसीज जो सबको अलग अलग करे, ठीक है, तो नहीं। एन एम्फेसिस ऑन मिलिट्री एक्सपेंशन, मिलिट्री को एक्सपेंड करने की बात नहीं कही। देखो ग्लोबल इंपैक्ट क्या था कि पीस आएगा, ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे फोकस होगा, तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज और पीस एफर्ट्स वाले को आंसर है। करंट फॉरेन, अभी जो फॉरेन पॉलिसीज चल रही है उसको कंटिन्यू किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहा ऑथर ने। और इकोनॉमिक सैंक्शन एंड ट्रेड वॉर्स भी फोकस होगा, ये भी नहीं कहा। तो आंसर क्या होगा कि उनका जो प्रेसिडेंसी आता है कमला हैरिस का, तो उससे क्या होगा कि ऐसे प्रेसिडेंट बनने की पॉसिबिलिटी है जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे कमिटेड हो और जो पीस के लिए एफर्ट्स लगाए, ठीक है। तो ये था आपका आज का आर्टिकल, हमने वोकैबुलरी देखी, आर्टिकल देखी, समझा हमने, ठीक है, कुछ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने सीखे, ठीक है। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। कोई भी अगर कोई डाउट है, कोई फीडबैक है आपका किसी भी सेशन को लेके, आज वाला ही नहीं, पुराना जो सेशन कभी आपने देखा उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, मैं आंसर कर दूंगा उसी टाइम, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में जरूर कर दूंगा, ठीक है। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए प्रिपेयर करते रहे, पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।